एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12 के फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि जितना आपको क्वेश्चन बताया जाएगा वो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये क्लास पढ़ने के बाद आपको कोई भी PYQ की क्लास नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट वाइज इस क्लास पे बने आपको रहना है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे कभी भी प्रॉमिस नहीं करूँगा कि इसमें से 100% क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। कोई भी टीचर बोर्ड एग्जाम के सेम टू सेम आपको पेपर एकदम एग्जैक्टली मैचेस नहीं करवा सकता है, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और आपको क्लास में वही कॉन्सेप्ट क्या करना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलना है। आज के क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले पॉइंट को। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो में हम लोग 40 पॉइंट पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में एकदम खतरनाक बन जाएंगे। आपके हर एक चैप्टर के 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन टॉपिक बन जाएंगे। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कूलाम का नियम। बोर्ड एग्जाम में कूलाम का नियम बहुत बार पूछा गया है। आइए ध्यान देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कूलाम का नियम और सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाए कूलाम का नियम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप इतना पॉइंट अगर आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाए कूलाम के नियम को लिखने के लिए, तो आप केवल इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर के या 5 नंबर के आ जाते हैं तो आपको क्या कर रहे हैं? डेरिवेशन करना है। आइए हम लोग आपको डेरिवेशन करके बताते हैं। ध्यान दीजिए। मान लेते हैं एक आवेश है Q1 है और एक अगला आवेश है, इस आवेश का नाम है Q2 और दोनों के बीच की दूरी है R। इमेजिन करिए, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग माने लिख देंगे भैया, माना दो आवेश Q1 व Q2, माना 2 आवेश Q1 व Q2 R दूरी पर स्थित है। R दूरी पर स्थित है। इतना अगर आप लिख दे, देखिए बोर्ड एग्जामों में आपको कैसे लिखना है, माना 2 आवेश अर्थात 2 पिंड आवेश एक दूसरे के Q1 और Q2 दूरी पर स्थित है। इतना आप लिखने के बाद आप दूसरी लाइन में आ जाइएगा। दोनों के मध्य लगा बल की ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों के मध्य लगा बल। सबसे पहले देखिए, आपसे कॉन्सेप्ट में कहा गया कि 2 स्थिर बिंदु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल मतलब Q1 और गुणे Q2 दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। तथा उनकी बीच की दूरी कितनी है भैया? F प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। इतना आप लोग लिख दिए। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको इतने काम जरूर करने पड़ेंगे, तब आपको 3 से 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएंगे। अब इन दोनों को मिला देते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है? F प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। इतना आप लिख दीजिएगा। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक नियतांक आता है, नियतांक यहाँ पर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बटे R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या आ गया? कूलाम के नियम से डेरिवेशन आया। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे आपसे पूछे जाए तो ये एक जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है एक नियतांक है। ये क्या है भाई? एक नियतांक है। आप लिख दीजिएगा, ये क्या है? नियतांक है, जिसके स्थान पे हम लोग k भी लिख सकते हैं। और इस नियतांक की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको लिखने हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इतना आप लिख दीजिएगा। ये आपके क्या होंगे? आंसर होंगे। बहुत बार आपसे पूछा गया है ये एप्सिलॉन नॉट
क्वेश्चन में पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट का जिक्र किया गया है। एप्सिलॉन नॉट की जब बात की जाती है तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू कितना आएगी, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 गुणे 10 घाते -12। इतना आप लिख दीजिएगा। ये एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। और यहां पर ये की एक परावैद्युतांक है, अर्थात वायु में परावैद्युतांक, वायु में परावैद्युतांक। ये बहुत बार आपसे पूछे गए के का मान बताइए, तो आप के मान अगर वायु में परावैद्युतांक को डिस्कस किया जाएगा तो वहां पर आंसर आएगा 1। अगर आपसे बात किया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होगा। ये ध्यान दीजिए, जब भी आपसे कूलाम के नियम पूछा जाए तो आप पहले लाइन यही लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं, माना दो पिंड आवेश Q1 व Q2 दोनों r दूरी पर स्थित है, दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी है r। तो मान लेते हैं, तो कहा गया F प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। जब कांस्टेंट हल किए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है। ये आपके क्या हुए, कूलाम के लिए बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलना है। बहुत बार ध्यान दीजिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में इस एप्सिलॉन नॉट का बीमा भी पूछा गया है। इतनी बार कॉन्सेप्ट में बीमा पूछे गए हैं, आप सॉल्व करेंगे तो बीमा की वैल्यू एकदम एग्जैक्टली पता चलेगी। देखिए, हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि F इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बटे r²। अब ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन नॉट की बीमा पूछा गया, ये एप्सिलॉन नॉट भाग के रूप में इधर आएगा, गुणे के रूप में होगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आएगा, Q1 गुणे Q2 बटे FR²। ये ध्यान दीजिए। देखिए, ये हम लोग क्या किए, ये भाग के रूप में था, इधर आया गुणे के रूप में हो गया, मतलब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 गुणे Q2 बटे FR²। अब आप लोग सोचेंगे कि सर 1/4 पाई कहाँ कैंसिल हो गया, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 1/4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है, ये ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर इसको आपको बीमा रखना हुआ तो कूलाम का आवेश का बीमा होता है 80 और इसका भी बीमा क्या होता है, 80 होता है। और आप लोग जानते हैं अब बल का बीमा होता है mLT⁻², यहाँ पर रख दीजिएगा, पुटअप करते हुए चले। और r दूरी की बीमा क्या होती है, L से डिनोट करते हैं, मतलब L²। तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, केवल आपको वैल्यू पुटअप करने हैं। ध्यान दीजिए, क्या करना है, a और a मतलब a² a⁻², t और t मतलब t⁻², और नीचे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m L⁻3 t⁻²। अब इसको क्या करने हैं, ऊपर के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो पूरे पक्षांतर हो जाएंगे, मतलब मान बदल जाएंगे। a⁻² t⁻², m⁻⁻1 L⁻⁻3 और t⁻, ये क्या हो जाएगा, 2। इसको आप लोग सही तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसे सही तरीके से आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा अगर पूछी जाए तो आप लिखेंगे a⁻2 t⁻4 और m⁻⁻1 और L⁻⁻3। ये आपका क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा एग्जैक्टली पता चल जाएगी। आई होप आप इस वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट में आपको बताया गया है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आखिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, ये रेखाएं वैसे भी तो दिखाई नहीं देती, मतलब ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं रहती हैं। आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाए
कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या करता है, गमन कर सकता है या गमन करता है, आप लिख सकते हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलिए और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पेपर यहाँ से मैच होंगे, आप इस वीडियो को कॉन्सेप्ट वाइज 40 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से याद करिए, विश्वास रखिए, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिए, तो आपसे पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो आप केवल एक ही लाइन लिख दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वह रेखाएं रहती है जो काल्पनिक रेखाएं रहती हैं, अर्थात ये रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वैद्युत बल रेखाएं। देखिए अगर वैद्युत बल रेखाएं पूछा जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की क्षमताएं रहती हैं, मतलब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों बल पाए जाते हैं। जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों बल पाए जाते हैं तो ये एक ऐसे क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बहुत बार पेपर में वैद्युत बल रेखाएं बना है, तो आप लोग यही कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, जहां पर वैद्युत क्षेत्र लिखो वहां पर वैद्युत बल रेखाएं कह देना। क्या लिखोगे पहले, अब आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के समझिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की तरफ जाती हैं। ध्यान दीजिए, ये एक ऐसी रेखाएं है जो धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अर्थात ये प्लस है, इमेजिन करिए, और इस पिंड के पास माइनस है। यहां से अगर विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी तो कहां से समाप्त होंगी, ये ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। ये ध्यान दिए रहना, ये ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगे। और दूसरे पॉइंट में दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, अर्थात ये रेखा यहां से गई, ये रेखा यहां से गई, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं कि नहीं कि ये रेखा इधर से आए इधर इसको काट के जाए, इधर से इसको काट के जाए, मतलब ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और तीसरा, अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त हो जाती है अगर एकल आवेश रहेंगे तब। अगर एकल आवेश रहेंगे, जैसे इमेजिन करो इसके पास प्लस आवेश है और इनमें जो विद्युत क्षेत्र निकल रहे हैं, तो ये सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से अर्थात एकल से क्या होंगी, निकलेंगी और अनंत पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये ध्यान दिए रहना, ये आप लोग की कौन सी रेखाएं है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ऐसे ही वैद्युत बल रेखाएं रहती है, और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक लिखिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिभाषा आपसे पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो आप लोग केवल एक कॉन्सेप्ट याद किए रहना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। याद करेंगे कैसे, एकांक धन परीक्षण आवेश में लगाए गए बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिए कैसे याद करोगे, एकांक धन परीक्षण आवेश, ये कौन सा आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। ये कौन सा आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। ये क्या है, एफ बल है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। परिभाषा कैसे लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश में लगाए गए बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आइए हम लोग लिख देते हैं और आप बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट मारकर आप बेहतरीन तरीके से लिख दीजिएगा पेपर में और आप लोग याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए कैसे आप लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश में, एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। आप इतना आप लिख दीजिएगा, आपका नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। और भी आप लिखना चाहते हो तो लिख देना, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल इसे, इसे ई से
प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं, आप इतने पॉइंट लिख दीजिएगा। जैसा कि आप ध्यान दीजिए, आपसे बहुत बार पूछा गया इसका मात्रक। बल का मात्रक आप लोगों को पता है न्यूटन, और क्यों अर्थात आवेश का मात्रक आप लोगों को पता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। लिख देना इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इस तरीके से पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो आप बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी वीडियो ज़्यादा लोग वॉच नहीं करते, लेकिन जितने लोग वॉच करते हैं आपको बेहतरीन वो पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो कहेंगे कि सर यही क्लास से कॉन्सेप्ट आया था। ये 1 स्लॉट वाली क्लास है, और 1 स्लॉट वाले में मैं आपको डिसिप्लिन वाली क्लास पढ़ाना चाहता हूँ, कि नहीं कि आपको बताएं और वैसे ही क्वेश्चन लेके आए और आपको यहाँ पर दे दे, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट, कभी कभी ऐसे इसी के क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल के मान की गणना कीजिए। तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे प्रकट करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आप लिख दीजिएगा वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। इतना आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। बेहतरीन। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, आप ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है Q की वैल्यू कितना दिया गया है? 1.5 × 10⁻³ कूलाम, और आपसे F की वैल्यू दिया गया है। F की वैल्यू कितना है? 2.25 न्यूटन। ये आपसे पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना हो तो इसी फार्मूले में रख देना। फार्मूला हम लोगों को पता है, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब एफ की वैल्यू आप लोगों को पता है 2.25, और इसकी वैल्यू पता है 1 कितना होता है? 5 × 10⁻³ दिया गया है। जब इन सभी को कैलकुलेट आप लोग करोगे तो ये सब कैंसिल आउट करोगे, ये सब कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा? 1.5 × 10⁻³ ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, माइनस से तो +3, तो आंसर आएगा 1500। अब ई की वैल्यू हमें पता चल गया कि 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपके क्या होंगे? आंसर होंगे। ऐसे ही पेपर में आपके बनेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। इस बेस की फॉर्मेट में आप याद करते हुए चलिए। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है। मतलब पहले चैप्टर का वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में बन जाएंगे, या तो अच्छी स्थिति या तो निरक्षी स्थिति पेपर में बन जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छी स्थिति बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, यही रिपीटेड है, बार बार बनने की वजह है। ध्यान दीजिए, ये आपसे कहा जाता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले मान लीजिए, माना दो बिंदु और ए व बी पर आवेश क्या है? -Q और +Q आवेश है। तो मान लेते हैं, माना दो बिंदु, आप लोगों को पेपर में इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम मैं पेपर राइटिंग वाला आपको आंसर करके बता रहा हूं। जो बोर्ड एग्जामों में आप इस तरीके से लिख के आएंगे तो आपको पूरा नंबर फुल मार्क मिलेंगे। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग कैसे लिखेंगे? माना दो बिंदु ए व बी है। दो बिंदु लिख दिए भैया, ए और क्या है? बी है, जिस पर आवेश -Q तथा +Q है। जिस पर आवेश क्या है भाई? -Q और +Q आवेश है। आप इतना लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? और A और B की बीच की दूरी 2L है। कितना L है? 2L है। A व B के बीच की दूरी, A व B की बीच की दूरी कितनी L है?
2l है। ये दूरी क्या है? अल्पतम दूरी है। 2l अल्प दूरी है। ये कौन सी दूरी है? अल्प दूरी, अर्थात इनका मध्य बिंदु क्या है? O है। आप लिख सकते हो, पेपर में लिख देना, इसका मध्य बिंदु क्या है? O। मान रहे हो आप लोग, पूरे एक्सेप्शंस को मान रहे हो, आप बेहतरीन तरीके से सीखते हुए जाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अर्थात कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि सर ये हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, तो आपको इस तरीके से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे वीडियो अगर हमारे पास तो वैसे पे तो स्टूडेंट बहुत है, लेकिन सपोर्ट करने वाले कोई स्टूडेंट नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जैसा कि कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं, मैं उन लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से वो कॉन्सेप्ट उनको दूंगा जरूर। ध्यान दीजिए, ए व बी के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। ये अल्पतम दूरी है, अर्थात इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं तो यहाँ पर डेरिवेशन हो नहीं पाएगा। अल्पतम दूरी कितनी है? O है, अर्थात यहाँ से A और O की दूरी l और O और B की दूरी कितनी हो गई? l। और मध्य बिंदु O तथा P की दूरी कितनी है? r है। लिख देते हैं, मध्य बिंदु O तथा बिंदु P तक दूरी r है। आप इतने सब्सटेंस को मान लीजिएगा। अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पे, जिस पर हमें ज्ञात करने हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आप कॉन्सेप्ट पेपर में आप बनाकर लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिए, आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। अब हम लोग पहले आवेश लेंगे -q, आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत विभव। क्या लिखेंगे? -q, आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत विभव लिखेंगे। -q, आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत विभव के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत विभव ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए, हम लोग कौन सी दिशा में ज्ञात करें? AP की दिशा में ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं E1। पहले मान रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r + l है, अर्थात लिख सकते हैं Q/r + l का स्क्वायर। ये कौन सी दिशा में है? AP की दिशा में है। कौन सी दिशा में? AP की दिशा में। ध्यान दीजिए, A और P की दिशा में कितना? r + l। दूरी कितनी थी? A और P की दूरी कितनी थी? r + l। कूलाम के नियम में हम लोगों ने लगाया E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r + l। सेम टू सेम अब क्या कम करेंगे? देखिए, +q आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम टू सेम ये लिख देंगे, बिंदु पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 निकालेंगे तो E2 बराबर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/। अब बताओ, +q आवेश के कारण बिंदु P पर +q से अर्थात B से P तक की दूरी कितनी है? r - l है। यहां पर रख दिए r - l का स्क्वायर। ये कौन सी दिशा में है? ये BP की दिशा में है। ये आपके कॉन्सेप्ट, आई होप यहां तक आप बेहतरीन तरीके से सीखते हुए चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे पूछा जाए इस तरीके कॉन्सेप्ट, तो अब आपको परिणाम ज्ञात करने। परिणाम मतलब जानते हो रिजल्ट हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आप बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिए। देखिए क्या करना है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 - E2 ज्ञात करेंगे। अब बताओ E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे आर प्लस एल का स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का स्क्वायर। यही है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले प्लस के इक्वेशन वाला फिर माइनस के इक्वेशन वाला एकदम बेहतरीन तरीके से लिख दिए। अब आपको क्या करने हैं, इन सभी की कॉन्सेप्टेज आपको कॉमन ले लेने हैं। कॉमन क्या लेंगे हम लोग, ऐसे लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी बाहर निकाल लिए, बचा कितना 1/r प्लस एल का स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आप फॉर्मेट को बेहतरीन तरीके से ध्यान देते चलिए। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें कॉमन लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये भी बाहर निकाले, इसमें का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिए, तो बचा कितना 1/r प्लस एल का स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना लिख दिए। अब आपको क्या काम करने हैं, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट सीखिए। अब आपको यहां पर समझने हैं, देखिए इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और इन दोनों का एलसीएम लेके कितना आएगा आर प्लस एल का स्क्वायर और आर माइनस एल का स्क्वायर। इसका भाग इसमें देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा आर माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह है, इसका भाग इसमें देंगे कितना आएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब आप लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन के फॉर्म को समझिए। हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab अर्थात RL रख दिए। अब इसको माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दिए, ब्रैकेट में है ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL बटे कितने हैं, इसको इक्वेशन के फॉर्म में क्यों लिखिए बेहतरीन तरीके से। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस चिन्ह नहीं है और आर माइनस एल का स्क्वायर। इन्हीं को सॉल्व करिए, ध्यान से समझते हुए चलिए, आपको इतना आपके लिए बहुत ही सरल बन जाएगा। ध्यान दीजिए, जब हम लोग माइनस के चिन्ह के इक्वेशन को तोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस 2RL बटे कितना, क्या लिख सकते हैं आर प्लस एल का स्क्वायर और आर माइनस एल का स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, जितने चीज आपको कटते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आप लोग क्या कर दीजिए, काट दीजिए। ये प्लस के रूप में है, ये माइनस के रूप में कैंसिल आउट करिए, ये प्लस के रूप में है, माइनस के रूप में कैंसिल आउट करिए। अब आप लोग जोड़ दीजिए, कितने RL हो गए भाई, -4RL। क्या लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4RL अपान आर प्लस एल का स्क्वायर और आर माइनस एल का स्क्वायर। आई होप यहां तक आप कॉन्सेप्ट सीख गए, बेहतरीन। एक चीजें आप ध्यान दिए रहना, इसमें अभी तक हम लोग Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहे हैं, आप लिखते हुए चलिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर भी लिख दीजिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी लिख दीजिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको बेहतरीन समझ में आ रहे होंगे। अब आप ध्यान दीजिए, ये जैसा कि आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको मैं अभी आपको मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर अब ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन को, यहां तक आप लोग बेहतरीन तरीके से सीख गए। ध्यान दीजिए कैसे लिखे गए हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग किस तरीके से फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं 2L गुणे R। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये L हम लोग मान लेते हैं नगड़ दूरी। अगर L लेस देन है, इमेजिन करिए L लेस देन शून्य के बराबर है, इसके स्थान पर रखेंगे तो मतलब क्या होगा r का स्क्वायर, और ये भी r का स्क्वायर, r के घाते कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप लोग जानते हैं ऐसे फॉर्मेट लिखेगा, ध्यान दो, r का स्क्वायर गुणे r का स्क्वायर बराबर r के घाते कितना होगा 4 होगा। तो आप लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हो, r के घाते 4 लिख दिए, ये r कैंसिल आउट होगा, ये r कैंसिल आउट होगा, r के घाते 3 बचेगा। और एक हम लोग फार्मूला जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव बराबर फार्मूला P बराबर कितना होता है 2QL,
2QL के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 बचा था, 2 ये 2 फॉर्मेट में तोड़े हैं, 2 बचा था तो कैसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे RQ। ये E की वैल्यू एग्जैक्टली कौन सी क्षेत्र में आए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में आए। आई होप यहां तक आप कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से सीख चुके। बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको इस तरीके से डेरिवेशन करने हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर में बनते हैं और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके आप पढ़ते हुए चलिए। बताइए, आइए कुछ कॉन्सेप्ट को और देखते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको ध्यान से समझिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना क्या होता है, गुना होता है। जब आपसे कहा जाए वैद्युत फ्लक्स की बात किया जाए तो आप एक परिपथ बनाइए, इसमें एक आवेश रख दीजिए, बंद वैद्युत फ्लक्स है, इसमें जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहे हैं ये एक 1/ε0 गुना क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि फाई ई बराबर फार्मूला हो जाता है Q बटे ε0। ये क्या है, गॉस का प्रमेय है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उत्पत्ति इतना पूछा नहीं जाता है, केवल आप इतना लिख दीजिएगा, आपका एग्जैक्ट क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दूसरे क्वेश्चन पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सीखने से पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझना जरूरी है। ध्यान दीजिए, जब भी वैद्युत द्विध्रुव की बात किया जाए तो आप लिखिएगा वह वैद्युत निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 पिंड रहेगा, बहुत ही नजदीक दूरी पर रखे रहेंगे, अल्पतम दूरी पर रखे रहेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर फार्मूला बन जाएगा 2QL। ये आपके क्या आएंगे, फार्मूले आएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर। ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्यान दीजिए, 2 आवेशों से किसी एक आवेश के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसका फार्मूला, इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E साइन थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार कोड में पूछा गया है। अगर कोड को घुमाया जाए तो घुमाने में किए गए कार्यों की बात किया जाए तो आप ध्यान दीजिए, वहां पर आप लोग लिख सकते हैं यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन थीटा की वैल्यू होता है, अर्थात साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो हम लोग कैसे रख सकते हैं, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यहाँ पर 90 रखेंगे, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो टाउ इक्वल टू P इंटू E। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर ऐसे ही साइन 0 अंश रखा जाता है तो टाउ की वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसे कॉन्सेप्ट आप बनाए रखना। आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बोर्ड एग्जामों में बहुत बार बने हुए हैं। ध्यान दीजिए, जब भी आपसे कहा जाए अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप एक चालक तार बना लीजिए। ये चालक तार पर धनावेशित क्या है, स्थित है। तो आप लोग मानिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना अनंत लंबाई के एक सीधा आवेशित तार क्या है, L है, उस पर एक समान रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है, यहाँ पे लैम्डा डिनोट किए गए हैं। इस तार से R दूरी पर बिंदु P, मतलब R दूरी पर बिंदु P क्या है, स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्थात पृष्ठ के इस बेलन के, अर्थात इस तार के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की गणना करनी है। सबसे पहले हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि एक इस बेलनाकार अर्थात गॉसियन पृष्ठ के 3 भागों को विभाजित कर सकता है। कितने भागों को विभाजित कर सकता है, 3 भागों को। पहला कौन सा भाग है, S1 है और S3 है। देखो S1 ये समतलीय पृष्ठ है और S2 क्या है, S3 क्या है,
ये भी समतलीय पृष्ठ है, बल्कि ये जो S2 है ये वक्र है। वक्र मतलब जानते हो, गोले के पृष्ठ पर अर्थात बेलन के पृष्ठ पर है। तो यहाँ पर 3 भागों में बांट सकता है। पहला S1 समतलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है भाई? यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया है समतलीय या समतल वृत्तीय पृष्ठ है। समतल वृत्तीय पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? समतल वृत्तीय पृष्ठ है। और दूसरा ये जो S2 है ये भी क्या है? ये S2 समतल वक्र पृष्ठ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ है। ये क्या है? वक्र पृष्ठ है। और जो S3 है ये S3 ये S1 की पोजीशन को डिनोट कर रहा है, मतलब S3 ये समतल वक्रीय या वृत्तीय पृष्ठ है। यहां तक आप कॉन्सेप्ट्स बना चुके होंगे। ध्यान दीजिए कैसे मैंने बताया कि एक तार है और तार के जो S3 भाग है और S2 भाग है, एक समतलीय वृत्तीय क्या है? पृष्ठ है। और जो S2 है वो वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ आप समझते हैं कि भैया ये क्या है? वक्र पृष्ठ पर अर्थात पृष्ठ पर उपस्थित है। और वही जहां पर आवेश क्या प्रवाहित हो रहे उसकी आर दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो ध्यान दीजिए, आप हमेशा ध्यान दीजिए जो समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 है, वैद्युत क्षेत्र समांतर है, इसीलिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट में बना सकते हैं या नोट भी बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? S1 व S2 समतल वक्रीय पृष्ठ है, समतल वृत्तीय पृष्ठ है, समतल वृत्तीय पृष्ठ है। इसीलिए निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। यहां पर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, शून्य होगा। इतना आप कॉन्सेप्ट बनाए रखिए। अब देखिए, अगर हम तीनों पोजीशन को इमेजिन करिए, यदि तीनों पोजीशन को हम cos थीटा के समक्ष मानते हैं, मतलब फाई ई की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं ES2 cos थीटा। ये किसके अनुसार? वैद्युत फ्लक्स के अनुसार हम लोग देखे थे। किसके अनुसार? वैद्युत फ्लक्स के अनुसार। वहां पर देखे थे फाई इक्वल टू EDS cos थीटा आता था। वो जो DS है ये सरफेस है, S1 S2 की सरफेस है। अर्थात अगर यहाँ पर एंगल 0 डिग्री का आता है, थीटा 0 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात समांतर रहते हैं, तो कितना आएंगे? फाई ई इक्वल टू E.S2 cos 0 डिग्री। तो यहाँ पर cos 0 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो कितना आएगा? फाई ई बराबर E.S2। S2 क्या है? एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ के रूप में। इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 2πRL। क्या लिख सकते हैं? 2πRL। यहाँ पर आ गया फाई ई इक्वल टू E.2πRL। ये कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। और हम लोग जानते हैं कि अगर तीनों पृष्ठों को जोड़ लिया जाए, इमेजिन करिए निकलने वाले जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है, तीनों पृष्ठों को जोड़ लिया जाए, S बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 जोड़ा जाए। अब देखो जो S1 है और S3 है ये तीनों तो शून्य, वैद्युत फ्लक्स क्या होंगे? शून्य होंगे। यहाँ पर वैद्युत फ्लक्सों की वैल्यू ज्ञात करें, शून्य होंगे। S2 की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात किया कितना? E.2πRL प्लस कितना होंगे? शून्य होंगे। यहाँ तक इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लिखते हुए जा रहे हैं। और जब निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की ज्ञात करेंगे तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? E.2πRL। ये क्या है? ये फाई ई बराबर अर्थात बेलन के पृष्ठ पर निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या कितनी है? E गुणे 2πRL। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए, जब हम निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की बात करेंगे इस बेलन पर, इस चालकतार पर, तो कितना आएगा? फाई बराबर E गुणे 2πRL। ये कहां पर निकला? S2 वक्र पृष्ठ पर। गॉस के प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
ध्यान दीजिए, गॉस का प्रमेय हम लोग जानते हैं कि गॉस का प्रमेय बराबर होता है फार्मूला फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ध्यान दीजिए, हम लोग फार्मूले में देखे थे कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम फाई के स्थान पे अगर हम समीकरण 1 से सॉल्व करें, इसको अगर समीकरण 1 बना देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से, अगर सॉल्व करते हैं तो फाई के स्थान पे क्यू अपान अगर एप्सिलॉन नॉट इमेजिन करिए रख देते हैं, किसके स्थान पे, फाई के स्थान पे हम लोग रख देते हैं कितना, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग जानते हैं ये गुणित रूप में, इधर पूरा जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। और जो ये Q है, Q के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आएगा, E इक्वल टू Q के स्थान पे कितना रखिए, Q बराबर लैम्डा L। ये क्या है, एकांक लंबाई में उत्पन्न पृष्ठीय घनत्व है, अर्थात पृष्ठीय घनत्व को हम लोग किससे माने थे, लैम्डा से माने थे। तो यहाँ पर लिख दिए Q बराबर लैम्डा L। तो क्या होगा, लैम्डा L अपान 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये L L कैंसिल आउट होगा, तो आंसर कितना आएगा, इक्वल टू 1 अपान 2 पाई लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या आएगा, एग्जैक्टली आंसर आएगा इस डेरिवेशन में। ध्यान दीजिए, इतनी आप बेहतरीन तरीके से समझिए, ये R की वैल्यू और R की वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कर देना, ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लोग यही लिखिएगा। सबसे पहले मान लीजिए, माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित चालक तार L है, उस पर एक समान रैखिक आवेश घनत्व L अर्थात लैम्डा है। इस तार के R दूरी पर बिंदु P, मतलब ये R दूरी पर ये तार है, तार के R दूरी पर, यहाँ पर R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो हम लोग जानते हैं भैया इसमें 3 पृष्ठ बन रहे हैं, एक पहला पृष्ठ S1, दूसरा पृष्ठ S2 और तीसरा पृष्ठ कैसा है, S3 है। ये जो S1 है, इस गोले के इमेजिन करिए चालक तार है, ये ऊपर वाले जो पृष्ठ है इसको हम मान लेते हैं S1, और जो नीचे वाले पृष्ठ है इसको मान लेते हैं S3। और ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाले सरफेस, ये मार्कर के ऊपर वाले सरफेस, ये S3 सरफेस है। अगर जब हम बात करते हैं 3 कंडीशन की, तो जो S1 है वो समतल वृत्तीय पृष्ठ है। कैसे पृष्ठ है, दिखाई दे रहे होंगे, समतल वृत्तीय पृष्ठ है S1, और S3 भी समतल वृत्तीय पृष्ठ है। परंतु जो S2 है वो वक्र पृष्ठ है, आप लोगों को दिखाई देता हो वक्र पृष्ठ, अर्थात बेलनाकार संरचनाएं बना रहे हैं या गोली संरचनाएं बना रही हैं। तो हम लोग जानते हैं, नोट में कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं S1 व S2 समतल वृत्तीय पृष्ठ हैं, अर्थात इसमें निकलने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होंगे, शून्य होंगे। मतलब यहाँ पर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स शून्य होंगे, यहाँ पर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होंगे, शून्य होंगे। कॉन्सेप्ट आप बनाए रखिए। हम लोग फार्मूला जानते हैं, फाई बराबर ES2 cos थीटा। अगर cos थीटा के स्थान पे 0 रख देते हैं, इमेजिन करिए, तो cos 0 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। तो फाई बराबर E डॉट S, तो फाई के स्थान पे E डॉट 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल क्यों रखा गया, इस गोली पृष्ठ के अर्थात S2 के पृष्ठ की वक्री संरचनाएं बना रही है। वक्री पृष्ठ की संरचनाएं का फार्मूला होता है 2 पाई आर एल। इतना कॉन्सेप्ट लिखने के बाद सभी को जोड़ दिए, फिर गॉस के प्रमेय से सॉल्व किए, लास्ट में आंसर कितना है, इक्वल टू 1/2 पाई आर लैम्डा अपन एप्सिलॉन नॉट। इतना आप कॉन्सेप्ट लिख देंगे, आपका बेहतरीन तरीके से पेपर में बन जाएगा। यही क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। मतलब एक चादर है और चादर के समक्ष उत्पन्न आवेशित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की क्या करनी है, गणना करनी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये S1 पृष्ठ है, ये S2 है, ये S3 है, और इस चादर पर वैद्युत आवेश क्या है, उत्पन्न है।
ये चादर पर क्या उत्पन्न है? वैद्युत आवेश उत्पन्न है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है। माना एक समान अनंत आवेशित समतल चादर है। इसका बेस्ट राइटिंग अगर आप लिखेंगे तो आप बेस्ट राइटिंग में इंप्रूवमेंट आपको करना है। कैसे इंप्रूवमेंट? अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो बेहतरीन तरीके से आप राइटिंग बनाकर लिखिए और आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट, जितना आपको कॉन्सेप्ट पता है वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। क्या माना एक समान अनंत आवेशित समतल चादर है। एक समान अनंत आवेशित मतलब इसमें आवेश उत्पन्न है, या तो प्लस आवेश उत्पन्न है या तो ऋण आवेश उत्पन्न है, या तो धन या तो ऋण, इसमें आवेश क्या है? उत्पन्न है। हम मान लिए भैया धन आवेश उत्पन्न है। और इसके बाद लिखते हैं जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है? जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये ध्यान देना। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। यहां पर हम बना लेते हैं बिंदु P। अब लिख देते हैं इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। आप ध्यान से लिखते हुए चलिए और आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। एक बिंदु क्या है? P है। r दूरी पर एक बिंदु हम बना लिए P। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हो जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे? जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इतना आप कॉन्सेप्ट आप आई होप बेहतरीन तरीके से समझ गए। अगर मैं आपसे कहूं S1 पृष्ठ पर ये जो एक समान आवेशित चालक है, S1 पृष्ठ पर अगर बात करें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करें तो S1 पर आप लोग जानते हैं कि निकलने वाले विद्युत फ्लक्स किसके? E.A के बराबर होंगे। सेम टू सेम S2 पर भी वही रहेंगे। S2 पर कितना आएंगे? E.A पे बराबर होंगे। लेकिन S3 पर मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। S3 पर वैल्यू क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। जब इन दोनों की गणना करेंगे अर्थात ज्ञात करेंगे तो S बराबर S1 धन S2, तो S1 की वैल्यू कितना है? E.A मतलब E इंटू A धन और E इंटू B मतलब कितना हो जाएंगे? 2EA। ये S बराबर हमें प्राप्त हो गया। अर्थात समतल चादर पर निकलने वाले जो विद्युत फ्लक्स हैं वो कितने आ गए? 2EA के बराबर आ गए। यही क्या है? विद्युत फ्लक्स है। अगर मैं आपसे बात करता हूं S3 पर तो यहां पर S3 पर जो निकलने वाले विद्युत फ्लक्स रहेंगे वो शून्य हो जाएंगे। वो क्या होंगे? शून्य होंगे। लेकिन अभी तक हम लोग देखते थे आवेशित चालक पर, वहां पर S1 और S2 पर वैल्यू क्या हो जाती थी? शून्य हो जाती थी। लेकिन यहां पर जो चादर है, चादर पर अब क्या हो जाएगा? निकलने वाले विद्युत फ्लक्स क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट एक और आप लिख सकते हो, मतलब पुनः आप लोग लिख सकते हो S बराबर S1 मतलब आप लिख सकते हैं S डैश बराबर S1 धन S3। S3 की वैल्यू क्या होगी? शून्य होंगे क्योंकि ये समांतर है। कारण आप लोग जानते रहो क्योंकि ये क्या है? समांतर है। S1 की वैल्यू हमें पता है 2EA प्लस कितना होगा? शून्य होगा। S डैश की वैल्यू कितना पता चला? E.A। यही निकलने वाले क्या है? विद्युत फ्लक्स है। अर्थात हम इसको फाई से डिनोट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए। आप लिख सकते हो S3 क्यों शून्य है? तो लिख सकते हैं यह चालक के क्या है? समांतर है, इसीलिए निकलने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होंगे? शून्य होंगे। तो आप आइए गॉस के प्रमेय के अनुसार ध्यान दीजिए। गॉस के प्रमेय में आपको बताया गया था, देखिए आप इसके आगे आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे? गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय हम लोग जानते हैं
क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना तो आप लोग जानते हो बेहतरीन तरीके से। देखिए फाई ई बराबर ई अपान एप्सिलॉन नॉट, तो आप लोग फाई के स्थान पे हम लोग ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। कितना रखेंगे, ई ए 2EA। देखो फाई के स्थान पे कितना रखे, 2EA बराबर Q अपान 4πε नॉट। एक कॉन्सेप्ट सीखिए, ध्यान दीजिए। जो निकलने वाले विद्युत फ्लक्स है, अर्थात किसी निकलने वाले विद्युत फ्लक्सों की बात किया जाए, अर्थात आवेशों की बात किया जाए, तो वहां पर फार्मूले आ जाते हैं। Q के स्थान पे सिग्मा इंटू ए रख सकते हैं। क्यों ए रखेंगे, क्योंकि इसका पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा है। एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न हुए हैं क्या, विद्युत आवेश। एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न विद्युत आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। ये लिख सकते हैं एकांक आवेश पर उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। अगर पेपर में पूछ लिया गया ये सिग्मा क्या है, ये सिग्मा आप बता दीजिएगा, ये पृष्ठीय घनत्व है। अगर पृष्ठीय घनत्व का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग लिखेंगे क्या, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, पृष्ठीय घनत्व का कूलाम मीटर स्क्वायर। नहीं तो आप बीमा लिख सकते हो, इसकी बीमा आप लोग लिख सकते हैं 80 और ऊपर जाएगा L⁻⁻²। ये बीमा आ गई पृष्ठीय घनत्व की। लेकिन आप आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2EA इक्वल टू ई के स्थान पे कितने रखेंगे, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये पूरे गुणे ग्रुप में 2A गुणे ग्रुप में उधर जाएगा भाग के रूप में, मतलब ई बराबर कितना आएगा, सिग्मा ए अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। ये ए कैंसिल आउट होगा तो ई बराबर कितना आएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आई होप आप यहां तक बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को क्या कर लिए हैं, एकदम सीख चुके हैं। आशा करते हैं ये आपको वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।